आप सभी का स्वागत है। मैं हरवान सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। इंडिया में बैंकिंग के सिस्टम। बैंकिंग इन इंडिया। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज वर्तमान में भारत की बैंकिंग सिस्टम विश्व के प्रमुख बैंकिंग सिस्टमों से माना जाता है। और भारत का वर्तमान में जो बैंकिंग सिस्टम है इस रूप में डेवलप हो चुका है, वो विश्व के जितने भी विकसित देश है उसके साथ अच्छे से खासा कंपटीशन कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम भारत में एक लंबा प्रोसेस रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई 10-5 साल का अचानक से डेवलपमेंट हो। ये भारत में स्वतंत्रता से पहले से विकास स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब बैंकिंग सिस्टम आया उससे पहले लोग क्या करते थे? बैंकिंग सिस्टम से पहले लोग क्या करते थे? सेठ साहूकारों से पैसे लेते थे। मेनली बैंकिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पैसे लेना और देना। तो सेम पहले जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो क्या था? जो पैसे वाले होते थे, सेठ होते थे, उनके पास अपनी जमीन गिरवी रख दी या कुछ सोना गिरवी रख दिया, कुछ चीजें गिरवी रख दी, उनके बदले में पैसा वो लेते थे। और वो कहीं ना कहीं एक साहूकारों के रूप में बहुत रूढ़िवादी तौर पर विकसित हो चुका था। लेकिन कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था जहाँ इंस्टीट्यूशनली कोई काम कर रहा हो या कोई ऐसी सरकार का इंटरफेयर हो, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं था। लेकिन भारत में एक लंबे समय तक, जैसा आप सब लोग जानते हैं, अंग्रेजों का राज रहा है। तो वहीं से भारत में बैंकिंग सिस्टम की डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई थी। और जो आज भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है एक विश्व के मजबूत बैंकिंग सिस्टम में गिना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि भारत में बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग होते क्या है। अपन बेसिक सी बैंकिंग शब्द के बारे में देखें तो बैंकिंग शब्द है, ये इटालियन शब्द बैंको से बना है। बैंकिंग शब्द इटालियन शब्द बैंको से बना है। अब बैंको क्या होता है? बैंको का अर्थ होता है बेंच पर बैठकर लेन देन करना। इस बैंक को, इटालियन शब्द का मतलब था बेंच पर बैठकर लेन देन करना। वहीं से, इस बैंकों से ही इस बैंकिंग शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे आप अब वर्तमान में बैंकिंग के नाम से जानते हो, बैंकिंग सुनते हो। अब ये तो रहा बैंकिंग। अब बेसिक सी एक अपन देखा कि बैंकिंग क्या है। अब बैंकिंग का कार्य क्या होते थे? इसका मतलब तो ये होगा लेन देन करना। अब आप वर्तमान में कैसे इस रूप में समझोगे, वर्तमान स्वरूप में, कि बैंकिंग का कार्य क्या था? तो अपन बैंकिंग के कार्यों में देखें तो, वर्तमान में देखें तो बहुत सारे कार्य हो गए। आज कोई बैंकों का काम बहुत ही लिमिटेड नहीं है। आज भारत या विश्व में किसी भी बैंक का कार्य बहुत ही बड़े रूप में, कोई एक काम नहीं, बहुत सारे काम है। जब उस समय था तो मुख्य रूप से दो ही काम थे। ग्राहक से ऋण लेना, मतलब ग्राहक का पैसा जमा करना, और ग्राहक को ऋण देना। दो ही रूप में कार्य थे। लेकिन वर्तमान में अपन देखें तो बैंक इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, और भी अदर तरह की फिक्स डिपॉजिट, अदर तरह अलग अलग तरह की अकाउंट्स के माध्यम से, अलग अलग तरह की स्कीम्स के माध्यम से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो एटीएम की सुविधा हो, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा हो, चाहे आज जो यूपीआई सिस्टम भारत में विश्व के प्रमुख सिस्टमों से गिना जाता है, ये सब अलग अलग तरह के सब बैंकों के माध्यम से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। अब ये तो कार्य रहे। पर भारत में बैंक की अपन जो चर्चा कर रहे थे कि बैंक वास्तव में भारत में बैंकिंग का सिस्टम कैसे डेवलपमेंट हुआ, अपन पहले उसको पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये सिर्फ जहां भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई कुछ कंपटीशन एग्जाम में सवाल आएंगे, चाहे वो मैं मुख्य रूप से देखूं आरएस हो, एसआई हो, या अदर राजस्थान या इंडिया का कोई भी बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे स्टेटिक्स असिस्टेंट के एग्जाम होते हैं, चाहे एएसओ हो, एसओ हो, उन सब के एग्जामों के सवाल लगभग बैंकिंग में पूछे ही जाते हैं।
कोई भी एग्जाम हो, प्रमुख तौर पर जैसे राजस्थान जी के साथ इंडियन इकोनॉमिक्स दे रखी होती है, वहां भी एक बैंकिंग के नाम से चैप्टर होता है, तो बैंकिंग वहां पूछे जाते हैं। तो हम ऑलमोस्ट जो भी कराएंगे कंप्लीट कवर करके कराएंगे, ये सारा बैंकिंग कवर हो। तो अब भारत में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, अपन इस पे आते हैं। भारत में जब बैंकिंग की शुरुआत मानी जाती है 1770 से। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। भारत में सर्वप्रथम 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। अभी बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित हो गया था, लेकिन यह पूरी तरह यूरोपीय पद्धति पर आधारित था और यूरोपीय लोगों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। जैसा कि आप सब जानते ही है कि अंग्रेजों का शासन था, तो उनकी मनमर्जी चल रही थी, उन्हीं के द्वारा ये निजी एक तरीके से प्राइवेट बैंक था, यूरोपीय पद्धति पर आधारित। तो 1770 में भारत में एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर में शुरुआत हो चुकी थी और बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित हो चुका था। 1770 के बाद में फिर आते हैं, फिर अगला बैंक स्थापित होता है 1881। 1881 में जो बैंक की स्थापना हुई थी वो थे अवध वाणिज्यिक बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। ये भी एक तरीके से अपन कहें तो पद्धति तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित था, यूरोपीय लोग और भारत दोनों के द्वारा मिक्स रूप में इसमें कैपिटल लगाई हुई थी, और इसमें जो कार्य कर रहे थे वो भारतीय ही कार्य कर रहे थे। अपन इसको पूर्णतः तो नहीं कह सकते, पर एक ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसमें भारत के लोगों का भी योगदान था। तो 1881 में अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना होती है, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। ये दो बैंक हो गए थे। अब नेक्स्ट 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और 1881 में बैंक ऑफ वाणिज्य के बैंक, अवध वाणिज्य। उसके बाद जो पूर्णतः भारतीय बैंक था, ये एक सवाल कई बार पूछा गया है कि भारत का पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा था। तो 1854 में भारत में पीएनबी की स्थापना होती है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। ये पूर्णतः भारतीय बैंक था, भारतीयों के द्वारा ये स्थापित था और भारतीयों के द्वारा ये संचालित था। ये जो बैंक स्थापित किए थे, ये मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा स्थापित किए गए थे। पूर्णतः भारतीय बैंक थे। तो एक तरीके से अपन देखें कि भारत का पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन सा था, वो था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ठीक है। अब उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, या जो सरकारें थी या प्राइवेट बैंक जो स्थापित हो रहे थे उनमें क्या इंटरफेयर था, या वो भी अपनी तरफ से कुछ कर रहे थे। तो उस समय मुख्य रूप से जो प्रेसिडेंसी सरकारें थी, एक रूप से ब्रिटेन के द्वारा सत्ता जो संचालित की जा रही थी, वो उनको प्रेसिडेंसी सरकारें बोलते थे। तो उस समय पर 3 प्रेसिडेंसी सरकारों ने अपने अपने बैंक स्थापित किए। अब एक तरीके से ये एक सरकारी बैंक थे जो वहां की जो उस समय लोकल बॉडी या लोकल सरकार काम कर रही थी उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। तो 3 प्रेसिडेंसी सरकारों के बारे में अपन देखेंगे कि एक तो 1806 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ बंगाल। ये जैसा आप सब लोग जानते हो, सब प्रथम अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया था, या राजधानी जो स्थापित की थी वो बंगाल में कोलकाता में स्थापित की थी। तो सबसे पहला जो बैंक स्थापित हुआ वो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। उसके बाद स्थापित हुआ था 1840 में
एक सेकंड। हाँ ओके। ठीक बात। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक जो स्थापित हुए थे, ये प्रेसिडेंसी सरकारों के द्वारा स्थापित किए थे। तीनों बैंक जो स्थापित हुए थे वो प्रेसिडेंसी सरकारों के द्वारा स्थापित किए गए थे, और प्रेसिडेंसी सरकारें ही इनके लिए कार्य कर रही थी। एक तरीके से ये सरकारी बैंक थे, इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ था। जो वहाँ की लोकल सरकार थी, जो समय शासन कर रही थी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में, उन सरकार का इसमें पैसा लगा हुआ था। तो एक तरीके से तीनों सरकारी बैंक थे। शुरुआती तौर पर यदि अपन देखें तो जो सरकारी बैंक थे ये तीनों ही बैंक थे। अब एक टाइम तक, बहुत टाइम तक फिर ये चीजें छोटे छोटे बैंक स्थापित होते रहे, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पर मुख्य रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में आंदोलन तेज होने लगे तो हर तरह के सुधारों की मांग की जाने लगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस क्षेत्र में एक सुधार की तरफ कदम उठाया, और वो एक कदम ये था 1913 में इनकी समीक्षा की गई कि भारत में इनकी समीक्षा के साथ और भी जो अदर सेक्टर थे उनके लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसमें मुख्य रूप से ये कमेटी थी, और उसके लिए एक आयोग गठन किया गया था। वो आयोग था चेम्बरलेन आयोग। ये चेम्बरलेन आयोग की जो गठन किया था, ये किया था 1913 में। 1913 में इन तीन बैंकों की समीक्षा के लिए चेम्बरलेन आयोग का गठन किया गया, और चेम्बरलेन आयोग ने सिफारिश दी अपनी 1921 में। अभी जैसे जानते हो सिफारिश चाहे जल्दी आए वो रोक के रख लो या कैसे मान लो, पर 19 जो इसकी सिफारिश थी उसके आधार पर 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके लिए कार्य किया। इन तीनों बैंकों का विलय करके और एक बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1921 में। कब कर दिया गया? 1921 में। सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, चाल बैंक ऑफ बॉम्बे 40 में, और 43 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों जो थे ये प्रेसिडेंसी बैंक थे, सरकार के बैंक थे ये। इन तीनों बैंकों की समीक्षा के लिए 1913 में चेम्बरलेन आयोग का गठन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उसकी सिफारिश पर 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक तरीके से भारत में सरकारी बैंकों के लिए जो आरबीआई का गठन हुआ उसका आधार यही बैंक बने थे। उस समय तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें केंद्रीय बैंक खुल चुका था, वो था बैंक ऑफ लंदन। अब 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी को बैंकों को मिलाकर क्या बना दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1921 में क्या आ गया? इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आ गया था 1921 में। कैसे आया था? जैसे आपने देखा, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थे। ये 1806 में था स्थापना हुई थी, इसकी 1840 में स्थापना हुई थी, और इसकी 1843 में स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिश पर हुए? चेम्बरलेन आयोग। चेम्बरलेन आयोग पर सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया था, इन तीनों बैंकों का। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में जब तक आरबीआई बना, आरबीआई बनने तक, ये आरबीआई के कार्य करने तक। अब आरबीआई कब बना ये मत सोचना आरबीआई को स्वतंत्रता के बाद बना। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में।
और इसने कार्यकाल में चालू हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो इंपीरियल बैंक 1921 से बनने से और 1 अप्रैल 1935 तक इसने भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया कब तक? 1 अप्रैल 1935 तक। कब बना था? 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और कब तक कार्य किया इसने? 1 अप्रैल 1935 तक। बस ये इतना सा याद रखना है कि जब तक भारत में आरबीआई नहीं बना था तब तक भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में किसने कार्य किया था? तो वो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब भारत में इंपीरियल बैंक आ गया। इंपीरियल बैंक 1935 तक कार्य करता रहा, लेकिन 1934 में आरबीआई आ गया था। फिर इंपीरियल बैंक का क्या हुआ? इंपीरियल बैंक अपने जैसा कार्य कर रहा था, एक जो अलग अलग बैंकों के थे, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बैंक की तरह कार्य करता रहा। केंद्रीय बैंक की जगह ले ली आरबीआई में। 1934 में केंद्रीय बैंक के रूप में कौन आ गया? आरबीआई। ये अपन के 1935 तक कार्य के स्टार्ट किया था, तो आप इसको 1934 से ये कर सकते हो। 1935 में आरबीआई आ गया था। 1921 से 1935 तक इसने एक 15 साल तक अपन मान सकते हैं कि 15 साल तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इंपीरियल बैंक का? उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र कब हुआ ये आप सब जानते ही हो। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था और उस समय धीरे धीरे बैंकों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की। आरबीआई था, अब आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण किया गया था शुरुआत में 1 अप्रैल 1949 में किया था। तो वैसे ही इंपीरियल बैंक का भी भारत ने एक कमेटी का गठन किया, और वो कमेटी का गठन किया था 1952 में। इंपीरियल बैंक के लिए 1952 में एक कमेटी गठित की, गोरेवाल कमेटी। और इस गोरेवाल कमेटी की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को कर दिया गया एसबीआई। जो वर्तमान में आप एसबीआई देखते हो, ये बैंक कोई टाइम इंपीरियल बैंक था। ठीक है, ये कहां से एसबीआई आया? 1952 में गोरेवाल कमेटी का गठन किया, और गोरेवाल कमेटी की सिफारिश पर इस बैंक का नाम बदलकर कर दिया गया एसबीआई, और ये भारत का राष्ट्रीय बैंक घोषित कर दिया गया, एक तरीके से भारत का राष्ट्रीय बैंक का। हाँ, इसने उस समय जो कार्य किया था ये आरबीआई के अंडर में कार्य किया था। भारत ने खुद के अंडर में ही रखा, इसे भारत ने आरबीआई के अंडर में सौंप दिया था, जिसे भारत ने 2008 में आकर इस एसबीआई को 2008 में भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। अपने अधीन लिया आरबीआई से, है ना। तो ये एसबीआई का ही अपना लंबा चौड़ा इतिहास। अब इसके बीच में भी एक चीज हुई थी। अब आप जैसे आप बाद में देखते हो कुछ एसवीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, त्रावणकोर, महाराष्ट्र, ऐसे नाम सुने होंगे आप सबने। तो उनका क्या हुआ था? वो भी इसकी ब्रांच थी या कैसे आए वो? इंपीरियल बैंक से एसबीआई तो आ गया गोरेवाल कमेटी की सिफारिश पर वो कौन थे? सबने सुना है एसवीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ऐसे ही त्रावणकोर, महाराष्ट्र, इंदौर, ऐसे बैंक और कार्य उस समय कर रहे थे। जो बैंक कार्य कर रहे थे ये भी बैंक क्या थे? ये ऐसा नहीं, ये भी रियासती बैंक थे, ये भी प्रेसिडेंसी बैंक थे। पहले प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास ये थे। तो जो छोटी छोटी रियासतें थी, सरकारें जो काम कर रही थी, उन्होंने भी अपने अपने बैंक बना रखे थे, या दो सरकारों ने मिलकर अपने अपने बैंक बना रहे थे। तो सरकार ने इनका भी क्या किया, इन जो भी जितने भी रियासती बैंक थे, ये एसपीबीजे जो 8 बैंक थे लगोगे, इन सबको मिलाकर एसबीआई के अधीन कर दिया।
एसबीआई के अधीन कर दिया। जितने भी रियासती बैंक थे उन सबको मिलाकर एसबीआई के अधीन कर दिया, अपने अपने अलग अलग ब्रांच के रूप में कार्य कर गए। एसबीजे त्रावणकोर, महाराष्ट्र, इंदौर, है ना, मैसूर, पटियाला, इन सबको मिलाकर सबको मतलब एक तरीके से एसबीआई के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये एक बेसिक सा एसबीआई के बारे में अपना इतिहास लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि बाद में एसबीआई को हमसे बताया था 2008 में सरकार के अधीन ले लिया, लेकिन शुरुआत में तो ये सरकार के अधीन के सॉरी एसबीआई के अंडर में कार्य करते रहे, लेकिन 2012 के बाद इन सब बैंकों को क्या किया, वो इंडिया गवर्नमेंट ने एसबीजे त्रावणकोर, महाराष्ट्र, इंदौर, पटियाला, मैसूर, इन सबको मिलाकर एसबीआई में विलय कर दिया। वर्तमान में ये सारे जितने भी प्रेसिडेंसी थे वो सब एसबीआई में मर्ज हो चुके हैं और भारत का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है ये एसबीआई। भारत का जो सबसे बड़ा वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक बन चुका है वो है एसबीआई। एक तरीके से ये एसबीआई की एक लंबी जर्नी रही, न केवल ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ी कैपिटल भी है, भारत की सरकार की छोटे लेवल पर ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड सब अधिकारियों में एसबीआई की एक अपने आप में बहुत ही अमूल्य योगदान है। जो एसबीआई ने कार्य किया वो शायद ही किसी और ने कार्य किया। निश्चित रूप से आरबीआई के बाद जो भारत में जो बैंकों का केंद्रीय बैंक है, लेकिन कई जगह ये भारत के सपोर्ट के रूप में जो खड़ा है भारत के साथ, वो एसबीआई बैंक खड़ा है। वो हर चीज चाहे रूरल डेवलपमेंट, इनका किसी भी चीज संरचनात्मक ढांचे के तौर पर विकास के लिए फंड की जरूरत हो, और न केवल ये भारत में, ये भारत के बाहर विदेशों में भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और इसकी अपने आप में अलग पहचान है। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी जो आपने देखी, वो कहानी आपको सबसे पहले स्टार्ट हुई बंगाल, एक बार रिविजन करा देता हूँ, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन तीन बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थे 1806, 40, 43 में। इन तीनों बैंकों को 1913 में क्या 1913 में इनकी समीक्षा के लिए चेम्बरलेन आयोग का गठन किया गया और 1921 में इनको क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक कर दिया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक किया और उसके बाद इसने 1921 से 1934-35 तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, रिजर्व बैंक के रूप में कार्य किया, सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1935 से बाद 1952 में इसके लिए गौरेवाल कमेटी गठित हुई और गौरेवाल कमेटी की समीक्षा पर इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे आरबीआई के अधीन कर दिया गया, है ना। ये एक इतिहास था। उसके बाद 1959 में जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक थे, एसपीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, त्रावणकोर, महाराष्ट्र, इंदौर, पटियाला और मैसूर, इन सब बैंकों को 1959 में एसबीआई के अधीन कर दिए गए। ये बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थे, सरकार के बैंक थे, जो छोटी छोटी सरकारें कार्य कर रही थी, उनके अपने अपने राज्य के बैंक थे एक तरीके से। इन सब बैंकों को एसबीआई के अंडर में कर दिया गया था। ठीक है, और 2008 में आरबीआई से भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया है। तो ये एक लंबा चौड़ा एसबीआई का अपने आप में इतिहास है। उसके अलावा सरकार ने और क्या किया था एसबीआई के लिए, उसमें के अलावा दो चीजें और हैं जो डायरेक्टली बहुत हुआ। ये मान लो जहां बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे, बेसिक से क्वेश्चन, और वो जो सभी पढ़ते हैं तो पता ही चल जाता है। 1969 में एक और बड़ा बैंकिंग सुधार किया गया। वो बैंकिंग सुधार बहुत बड़ा था और वो किया था इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी नई नई पीएम बनी थी उस समय, तो भारत में एक अलग उसका उद्देश्य था, या छोटे स्तर पर बैंकिंग सुधारों को लेकर, या रूरल डेवलपमेंट में जो सेठ और साहूकार के चंगुल में लोग फंसे हुए थे लंबे समय स्वतंत्र होने के बाद भी, भारत में बैंकिंग सिस्टम कोई ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था एक तरीके से देखें तो, तब भी भारत का बैंकिंग सिस्टम पंगु सा ही बना हुआ था। तो 1969 में जो इंदिरा गांधी सरकार ने एक बड़ा सुधार किया, वो बड़े सुधारों में ये था कि 1969 में 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये कौन कौन से बैंक थे? छोटे मोटे जो प्राइवेट निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे या पब्लिक सेक्टर में जो काम कर रहे थे, उन 19 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनकी एक शर्त थी, जिनकी पूंजी थी 50 करोड़, जिन भी बैंकों की उस समय 50 करोड़ पूंजी थी, उन सबको मिलाकर सबको अलग अलग राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनमें सब में अपनी पूंजी लगा दी गई और भारत सरकार के ये एक अभिन्न अंग बन गए 19वें। अब उसके पीछे मेन सरकार का उद्देश्य क्या था कि जो ये मनमानते प्राइवेट सेक्टर भाई किसके लिए काम करेगा? प्रॉफिट और के लिए काम करता है। तो भारत सरकार क्या चाहती थी? भारत सरकार ये चाहती थी कि इन बैंकों का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होगा, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर हो। वो पब्लिक वेलफेयर कैसे होगा कि रूरल क्षेत्र के लिए कैसे काम करें, ग्रामीण विकास के लिए कैसे काम करें, छोटे छोटे स्तर पर किसानों को, फार्मर्स को कैसे लोन उपलब्ध कराएं, उन सब सुविधाओं के लिए और छोटे स्तर पर आम लोगों की तक पहुंच बनाने के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। उसके बाद एक और रिफॉर्म हुआ, वो हुआ 1984 में। 1984 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसमें इनकी पूंजी थी, जिन भी बैंकों की 200 करोड़ से अधिक पूंजी थी, उन बैंकों का नाम किया। पूंजी कितनी थी? जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ थी, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इन राष्ट्रीयकरण से पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार इन्हें अपने अधीन लेकर जो इनकम पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जो उद्देश्य होता है प्रॉफिट गेन करना, उसको शिफ्ट करते हुए पब्लिक वेलफेयर करना। जो आज जैसे अब इनकी सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं कि आपको इतना रूरल डेवलपमेंट के लिए क्षेत्र में लोन देना है, या आप कृषि में लोन देना है, फार्मर्स को लोन देना है, छोटे संरचनात्मक जो पीडब्ल्यू क्षेत्र है उसके लिए लोन देना, सबके लिए इनके अलग अलग फिक्स परसेंट, आपको मिनिमम इतना तो करना ही है। और जिससे क्या हुआ कि आम लोगों तक, एक जो मीडियम वर्ग की जो फैमिली होती है, उन तक इनकी पहुंच बढ़ी। और जो भारत में एक जो संरचनात्मक रूप से बैंकिंग सिस्टम खड़े हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रूप में जो भारत मजबूत रूप में खड़ा हुआ है, वो उनके पीछे सबसे बड़ा योगदान माने तो इन दो चीजों का माने, 1969 का राष्ट्रीयकरण और 1984 का राष्ट्रीयकरण। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भारत में आज बहुत ही अच्छे स्थिति में है और बहुत ही अच्छे रूप में डेवलप हो चुके हैं। अब ये अलग अलग क्षेत्र में अब इनकी जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। अब एक चीज तो अपन निश्चित रूप से देखते हैं कि आज जो जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं, आज ये प्राइवेट बैंक की तरह कार्य कर रहे हैं, ये पब्लिक की तरह नहीं कर रहे, सरकार की तरह नहीं कर रहे। आज इनका भी उद्देश्य एक दूसरे से इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि हर चीज में ये सुविधा, नई नई सुविधा लेके, नई नई स्कीम के थ्रू अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हुए, ग्राहकों को और बढ़ाने की कोशिश करते हुए हर तरीके से ये चीजें कर रहे हैं। और इनके पीछे आज जो 2015 में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है कि जन धन योजना के तहत इतने सारे खाते खुल गए, उनमें भी जब अपन देखें तो इन राष्ट्रीय बैंकों का बड़ा योगदान रहा है। आज भारत के रूप में सबसे बड़े बैंक के रूप में देखते हैं तो अपन सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। और उसके बाद थोड़े कभी पीएनबी ऊपर हो जाता है, कभी बड़ौदा ऊपर हो जाता है। जो ये 19 जितने भी राष्ट्रीय बैंक है, ये कभी ऊपर नीचे इनका चलता रहता है। इनमें भी बहुत सारे चीजें की गई। जैसे उसके बाद में, सॉरी, एक ये मिस्टेक हो गई थी, ये 1980 है, 1984 नहीं, ये 1980 है कि 1980 में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 6 बैंकों का। उसके बाद 1994 में मान सकते हैं अपन, 93 किया था वैसे, पर ऑथेंटिक रूप से शुरुआत हो गई थी 93 में, ऑथेंटिक रूप से उनकी घोषणा हुई थी उस 94 में। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, न्यू बैंक ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय करके, का विलय पीएनबी में कर दिया गया। ये मुख्य रूप से अपन जो देखें कि एग्जाम में जो डायरेक्टली जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, वो चीजों को अपन ने देखा। अब अपन इसके नेक्स्ट अगली क्लास में जो अध्ययन करेंगे वो राष्ट्रीय बैंक क्या होते हैं, अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, आरबीआई का गठन कैसे हुआ, आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आगे करेंगे। और बैंकों के कार्यों के बारे में एक अलग से क्लास और रहेगी। मेरा यही रहेगा कि जितने भी जो इकोनॉमिक्स है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जितने बैंक में कराऊंगा कंप्लीट बैंकिंग, जितनी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड या अदर एग्जाम जहां में बैंकिंग आती है वो, और इंडियन इकोनॉमिक्स, ये आपको सभी कंप्लीट मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा और इनको आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे ना।
थैंक यू। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ रहे हैं ना नेक्स्ट क्लास में। बाकी सब एक बार ये फैक्चुअल चीजें हैं, एक बार रिवीजन और कराएं। ओके चलो, तो वो 5 मिनट जो भी मैंने आज कराया उसका मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। बैंकिंग शब्द बना है बैंकों से, जिसका अर्थ क्या हुआ है, बेंच पर बैठकर लेन देन करना, ये बताया था मैंने, है ना। अब भारत में बैंकिंग के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? भारत में बैंकिंग की शुरुआत होती है 1770 से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये पूर्णतः यूरोपीय पद्धति पर आधारित था और यूरोपीय बैंक था। उसके बाद जो स्थापित हुआ 1881 में, अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। अब हम उसके बाद जो बात करते हैं 1894 में पीएनबी। ये पीएनबी पूर्णतः भारतीय बैंक था, भारतीय द्वारा स्थापित और भारतीय द्वारा संचालित था। अवध कॉमर्शियल बैंक भी एक तरीके से यूरोपीय पद्धति पर आधारित था और कुछ भारतीय कुछ विदेशी लोग इसमें कार्य करते थे, पर पूर्णतः पीएनबी भारतीय पद्धति पर आधारित था, भारतीय लोगों के द्वारा ये स्थापित किया गया था। एक चीज तो ये हो गई थी। उसके बाद अपन एसबीआई के इतिहास का पढ़ते हैं कि एसबीआई कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। उन तीनों की समीक्षा ये स्थापित हुए 1806, 40, 43 में, और 1913 में इनकी समीक्षा के लिए चेम्बरलेन आयोग आया। ये क्वेश्चन भी एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि चेम्बरलेन आयोग कब आया था। तो चेम्बरलेन आयोग आया था 1913 में। किससे संबंधित, फिर ये किससे संबंधित है? ये तो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। ये जो चेम्बरलेन 1913 में आया और 1921 में इसकी सिफारिश पर इन तीनों बैंकों को मिलाकर कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाने के बाद में इसने 1921 से और 1935 तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, है ना। और 1935 में आरबीआई चुका था। उसके बाद 1952 में गोरेवाल कमेटी इसके लिए गठित की और गोरेवाल कमेटी की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक को कर दिया गया एसबीआई। इस तरह से एसबीआई अस्तित्व में आया। इसके अलावा एसबीआई 1952 में एसबीआई गया था। उसके अलावा कैसे आया था? ये तीन कहीं कहीं प्रेसिडेंसी बैंक थे, उनके सरकार का बैंक थे पूर्णतः, और आरबीआई का अधीन किया गया था, ये जैसे आपको बताया। और छोटे छोटे और रियासतों के बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल सॉरी के अलावा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे के अलावा बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ इंदौर, त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इस तरह के जो रियासती बैंक थे उनको भी एसबीआई के अधीन कर दिया गया। तो अपन लिख सकते हैं रियासती जो बैंक थे, रियासती या प्रेसिडेंशियल बैंक थे, बैंकों को, रियासती बैंकों को एसबीआई के अधीन कर दिया गया। और ये कब कर दिया गया था? ये किया गया था 1959 में, है ना। इसके अलावा भारत सरकार ने जो दो बड़े मेजर रिफॉर्म किए या सुधार किए, उन सुधारों में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया था, और 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तब इनकी शर्त थी, इनकी पूंजी कितनी होनी चाहिए? इनकी पूंजी होनी चाहिए थी 50 करोड़।
50 करोड़ जिन बैंकों की पूंजी थी उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया गया, और 1980 में जिनकी पूंजी 200 करोड़ थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये दो बहुत ही बड़े सुधार थे जिससे भारतीय बैंकिंग सिस्टम में को बल मिला, जो आज अपन विकसित सिस्टम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम, उसके पीछे ये दोनों का मेन उद्देश्य या मेन जो इनके पीछे सरकार के कार्य किया वो बहुत बड़ा योगदान अपने आप में मान सकते हैं। उसके बाद अपन जब देखते हैं सेकेंडली 1994 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का बिल है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया था साहब पीएनबी में। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब आया, कैसे स्थापित हुई, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। बाद की अपन आगे क्लास में आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, और राष्ट्रीय बैंक कौन से होते हैं, अनुसूचित बैंक होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे।